हाँ भाई, ये एक टॉपिक यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमारा छूटा हुआ था। ठीक है ना। इसकी वीडियो आज बन जाएगी। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का पहले मतलब समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये टॉपिक हमारा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का है। यानी डिफरेंशिएशन हमारा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें पहला टॉपिक था हमारा रेट ऑफ चेंज, यानी कोई भी चीज किसी रेट से किस दर से बदल रही होती है, उसमें डेरिवेटिव का हेल्प मिलता था हमको। वॉल्यूम, हवा भर रहे हैं गुब्बारे के अंदर, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है किस रेट से, या फिर गुब्बारे में हवा भरी हुई है, एक छेद हो गया, तो किस रेट से हवा निकल रही है, उसके वॉल्यूम किस रेट से कम हो रहा है। ये सब चीजें हमने उसमें सीखी थी। उसके बाद हमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था। मैक्सिमा मिनिमा यानी कि दो नंबर दे रखे हैं और उन दोनों का सम इतना है, तो बढ़ाओ बताओ प्रोडक्ट बड़े से बड़ा कितना होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है। फिर अब टॉपिक आ गया हमारा ये, यानी डेरिवेटिव की मदद से हम कैसे बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और डिक्रीजिंग का मतलब घटना। ठीक है। आइए समझते हैं कि कैसे डेरिवेटिव हेल्प करेगा किसी फंक्शन को पता लगाने में कि वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है। ठीक है। रिया मैडम बहुत चुप हो तुम, क्या बात? ऐसे ही चलो ठीक है। कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। हाँ चल, क्लास के बाद कर लिए, ये भी ठीक है। ठीक है। तो पहले समझते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो नाम से चल रहा है पता है इंक्रीजिंग। हमें इस टॉपिक के अंदर मतलब इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर दो तरह के इंक्रीजिंग मिलेंगे। एक तो केवल इंक्रीजिंग और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे डिक्रीजिंग में भी दो मिलेंगे फिर, एक केवल डिक्रीजिंग, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोनों का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपके सामने दो चीजें लिखूं, देखो एक हो गया हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है जी, और एक लिख दिया मैंने। अच्छा, मैं पूरे चैप्टर में ना इंक्रीजिंग को ऐसे एरो से बनाऊंगा, तुम भी बनाना, लिखने से बच जाओगे पूरा पूरा। ठीक है। ऐसे ही स्ट्रिक्टली के बाद में इंक्रीजिंग समझ जाओगे ना। ठीक है। तो अब तुम खुद सोच के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या अंतर हो सकता है। ये वाला, ये धीरे धीरे बढ़ रहा होगा और ये तेज तेज, तो उसको लोग स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, उसको तो फास्ट इंक्रीजिंग, स्लो इंक्रीजिंग ही बोल सकते हैं। और सोचो क्या अंतर हो सकता है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, करवा सकता है। तो ये कहीं कहीं पे ना आपसे इसके आंसर से मेल खा रहा है। अगर आप कहो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बढ़ती हुई, यानी कि वो कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली स्पीड से बढ़ रहा है, और अगर कर्व बन रहा है बढ़ते हुए में, यानी वो धीरे 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 बढ़ रहा है। तो समवट दोनों का आंसर सेम से हैं। और सोचो कोई अंतर हो सकता है क्या, और कोई ख्याल आ जाए क्या पता मन में। इन दोनों में अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा है इंक्रीजिंग से पहले, कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। फिर नहीं आ रहा किसी को भी ध्यान में, मन में कुछ आइडिया आ रहा हो? इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ना, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब एक रूल के तहत, यानी कि जिसमें कोई और मिलावट यानी कोई और ऑप्शन ना हो। तो इंक्रीजिंग हम बोलते हैं देखो इस तरह के फंक्शन को, ये कर्व है, बढ़ा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं एक्स की, वैसे वैसे वाई बढ़ रहा है। देखो इसमें रुका, फिर बढ़ गया, इसे बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। घटा नहीं कहीं पर भी, बढ़ा, कुछ देर हॉल्ट लिया यानी कांस्टेंट रहा, अब फिर बढ़ गया। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब बस बढ़ना, केवल और केवल बढ़ना। अब वो चाहे कर्व के थ्रू बढ़े, अब फिर चाहे वो या स्ट्रेट लाइन में बढ़े, लेकिन केवल बढ़ना। तो इसका कर्व कैसे होना चाहिए? ऐसे, चाहे स्ट्रेट चाहे कर्व में, लेकिन ये कहीं भी हॉल्ट नहीं ले रहा, यानी ये कहीं भी कांस्टेंट नहीं हो रहा। तो स्ट्रिक्टली का मतलब हुआ केवल इंक्रीजिंग फंक्शन, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन। जबकि इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? या तो इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर कांस्टेंट फंक्शन। दोनों इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, इंक्रीजिंग भी और कांस्टेंट भी। और स्ट्रिक्टली के अंदर केवल और केवल इंक्रीजिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये तो ग्राफ बने इसके। अब डेरिवेटिव कहां इसमें हेल्प करेगा हमारी? हम बार बार तो फंक्शन के ग्राफ नहीं बना सकते, हमें सिवाय पैराबोला या फिर स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अलावा कोई तीसरा ग्राफ नहीं आता बनाना। कभी कभी ये दो भी गलत हो जाते हैं हमसे। ठीक है। तो हम कहां पता लगाते भी रहेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ बना के कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। इसीलिए हमें डेरिवेटिव्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, ताकि हम डेरिवेटिव करें और छोटा मोटा तिकड़म बिड़ा के पता लगा लें कि बढ़ रहा है कि घट रहा है फंक्शन। ठीक है। तो उसके लिए क्या कर रहा है उसने, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्योंकि अगर मैं आपसे इस वाले हिस्से में पूछूं, देखो एक पॉइंट ये वाला
एक पॉइंट ये वाला, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे x की कुछ वैल्यू होगी, y की कुछ वैल्यू होगी, है ना। थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ बड़ी होगी ना, और y की वैल्यू भी कुछ बड़ी होगी, तभी तो इंक्रीजिंग है वो। तो हम उधर तो वो बनाएंगे, हम dy अपॉन dx को क्या बोलेंगे? dy का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। y2 ये वाली यहाँ पे होगी वैल्यू, y1 यहाँ होगी, तो ये पॉजिटिव आएगा ऊपर वाला, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही x2 माइनस x1 नीचे होगा, वो भी तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या हम इसको ऐसे बोल दें कि dy बाई डी एक्स जीरो से बड़ा होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। और इस वाले पे आते हैं, चलो कांस्टेंट वालों पे। इन कांस्टेंट वालों के दौरान x तो सेम रहेगा दोनों जगह पर, x सेम रहेगा, मतलब x तो बढ़ेगा, पर y सेम रहेगा। अगर y की वैल्यू यहाँ पे 5 थी, तो इस पूरी लाइन में 5 चलेगी ना वो तो y की वैल्यू सेम होने का मतलब y2 माइनस y1 क्या आएगा? यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन में डेरिवेटिव जीरो या जीरो से बड़े आ सकते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि कहीं फंक्शन कांस्टेंट हुआ ही नहीं है, तो केवल और केवल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा ही वाला केस आएगा। इसका जस्ट उल्टा केस किस में आना चाहिए? डिक्रीजिंग फंक्शन में। तो हम डिक्रीजिंग को ऐसे नीचे वाले एरो से दिखा दें, तो बताओ कि डिक्रीजिंग का कर्व कैसे बनेगा? ऐसे घटते हुए, एक्स की वैल्यू बढ़ते हुए वाई की वैल्यू नीचे को आ रही है, यानी घट रही है, थोड़ा कांस्टेंट और फिर घट गया, ठीक है। इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू या इक्वल आएगी, ठीक है। फिर नंबर आता है हमारा किसका? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। इसमें क्या होगा? फंक्शन हमारा केवल और केवल घटता हुआ दिखेगा, सही है जी। तो इसमें dy बाई डी एक्स हमारा जीरो से छोटा आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हमको जिसमें बोल देगा फंक्शन नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, पूरा बोल देगा। तो हमने क्या नोट किया, यहां से यहां तक तो क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहीं से थोड़ा सा आगे से थोड़ा आगे ये कर्व नीचे आना शुरू कर दे, यानी ऐसा बन जाए, तो उस वाला क्या बन जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस पूरे में क्या बोला जाएगा फिर? इस पूरे में, यहां देखो, इस पूरे में क्या बोलोगे फिर? नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। करो नोटिस। अब देखिए इनको क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बात को, तो समझ में आ गया ना। नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला हमेशा वो क्वेश्चन आएगा जिसमें पहले इंटरवल में आपसे बोल देगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करो, उसी के आगे थोड़े से इंटरवल में बोल देगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करो, और फिर पूरे में बोल देगा नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करो। तो फिर हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे थ्योरी में लिखेंगे कि इस वाले इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इस वाले इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसलिए पूरे इंटरवल में वो नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, आइए जी शुरू करें। देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहला एग्जांपल किताबों में, जिनके पास किताबें हैं वो किताबों में देख लें, क्योंकि मैं किताब दे भी दूं तो भी काम चलेगा नहीं सबका, है ना। एक यहां दे भी दूंगा, पीछे एक भी नहीं है दोनों के पास ना, एक और भी ले आऊंगा अगर मैं अंदर से किताब, तब भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। सुनिए, हमें एक फंक्शन दिया, एग्जांपल नंबर 8 है, जिसके पास किताब है वो देख लेगा। एग्जांपल 8 में कह रहा है शो करिए जो फंक्शन है। अच्छा एक चीज तुम्हें पहले बता दूं, इस टॉपिक की जो यूनिकनेस, इस टॉपिक की जो यूनिकनेस है ना एनसीईआरटी के हिसाब से, वो कुछ इस तरीके की है कि आधी किताबों में किसी क्वेश्चन में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ मिलेगा, तो आधी किताबों में सेम क्वेश्चन में केवल इंक्रीजिंग लिखा हुआ मिलेगा। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 5 किताबों में सेम क्वेश्चन में, 8वां नंबर का क्वेश्चन अगर, तो 8वें में आधी किताबों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलेगा, आधियों में इंक्रीजिंग मिलेगा। सेम डिक्रीजिंग का हल भी है। तो इस टॉपिक में पता नहीं वो 5 पहले वाली किताबें ठीक है कि वो 5 बाद वाली किताबें ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? सेम क्वेश्चन में किसी किसी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसी किसी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिलेगा। जैसे कि चलिए मैडम मेरे पास जो एग्जांपल नंबर 8 है, आपके भी होगा ना, वो देखो शुरू में सबसे पहला उसमें लिखा है शो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, तो एफ एक्स की जो वैल्यू दी हमको,
ये है एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी का। एक्स क्यूब माइनस 3x² हाँ, ये रियल नंबर दे दिया है ना, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। इसी किताब में लिखा है कन्या की कि ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग ऑन आर है, जबकि मेरी किताब में लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तुम्हारे पास भी है क्या किसी के? देखो उसके में भी स्ट्रिक्टली है। देखो हम दो की किताब में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर लिखा है, तो ये देखो तीन किताबें हैं, तीन में से दो में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक में इंक्रीजिंग है। तो उम्मीद लगा सकते हो कि अब जब तुम सबका किताब होती तो 50-50 का रेशियो रहता लगभग लगभग। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमें मुद्दे वाली बात है, इंक्रीजिंग की बात चल रही है मेरी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहला काम होता है हमारा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, हमें डेरिवेटिव इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव चाहिए या फिर जीरो के इक्वल हो, बस नेगेटिव वगैरह नहीं लाना हमको। ऑन आर बोल दिया यानी रियल नंबर पे, यानी रियल नंबर की हर वैल्यू पे हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव या फिर हद जीरो हो और कुछ ना हो, दोनों की किताबों को मैच करें अगर तो पहला काम डेरिवेटिव बताइए, एक्स क्यूब का माइनस +4। अब एक तरीका तो होता है कि हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करके दिखाएं, एक बार 1 पुट करें, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, सारे रियल नंबर पे हम दिखा दें, जो कि संभव है नहीं। कितने रियल नंबर पे दिखा दोगे तुम? 1 2 3 4 पे दिखा दोगे? -1 -2 -3 4 माइनस पे दिखा दोगे? पॉइंट वालों पे कैसे दिखाओगे? तुमने 10 वैल्यू दिखा दी पुट करके, सब पे पॉजिटिव आ गया, इत्तेफाक से तुम वो वाली वैल्यू ढूंढ ही नहीं पाए जिसपे नेगेटिव आ रहा था, तो हो सकता है। तो उसके लिए हमें यहां पर एक एक करके वैल्यू नहीं पुट करनी, छोटा सा इंटरवल होता है ना कोई जिसके अंदर 5-7 वैल्यू हो, तो पुट कर भी ले इंसान। रियल नंबर पता है ना कितना बड़ा डोमेन है ये, कैसे कोई चेक कर सकता है इसकी सारी वैल्यूज? तो उससे बेहतर है कि आप इसे रीअरेंज करो क्वेश्चन को, इसे ऐसी फॉर्म में ले आओ जैसे जब हम इसकी कोई भी वैल्यू पुट करें वो आंसर पॉजिटिव ही दे हर बार। और वो तब हो सकता है जब आप ये 6x और इसे 3+1 लिख लो अगर, और अब ये वाला जो हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा है, इसमें से 3 कॉमन ले लें अगर हम, दिखा कुछ? हाँ या ना? एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन गया ना। अब इस होल स्क्वायर बनने से तुम्हें कुछ अच्छा फील गुड सा आया? होल स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आप कोई भी रियल नंबर चाहे पुट करो या ना करो, ये हिस्सा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, अब पॉजिटिव ही आने का मतलब हद से हद इस पूरे की वैल्यू क्या आ सकती है? 1। जब ये वाला हिस्सा 0 हो जाए, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर ये 0 हो जाएगा, लेकिन इस एफ डैश एक्स की वैल्यू तब भी 1 तो आएगी आएगी, 1 से छोटी कोई नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी उसकी नहीं, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। 1 के नीचे तो नहीं जानेगा ना ये, तो हम बोल सकते हैं कि x-1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, पता है ना इसका मतलब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मजा आता है मैथ में जब ऐसे सिंबल दिखने लगे हुए। देखो ना यहां से चालू हुए, छोटे बच्चे तो डर जाए थे देख के, ये कैसी मैथ चल रही। एबीसीडी, और एबीसीडी भी तो नहीं है ना ठीक से, ए भी उल्टा है। हाँ, कि भैया ठीक से ई भी नहीं बनाया इन्होंने तो आई बात समझ में? हमने दिखा दिया कि यह हिस्सा हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो देयरफॉर हम यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू के लिए क्या लिखें? ऐसे, या तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 आएगी या 1 से बड़ी आएगी। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया ना? लिखिए इसके बाद देयरफॉर, अब एफ डैश एक्स नहीं लिखना, एफ डैश एक्स ने तो हमारी हेल्प करी, लेकिन लिखना तो इसके बारे में ना। देयरफॉर एफ एक्स यानी ये इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर। अगला करते हैं, चलिए अगला देखें। अगले एग्जांपल में हमको ना प्रूव करने को कह रहा है, एक फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। हमें फंक्शन दे दिया cos x। पहले पार्ट में कहता है जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0, पाई में। तो यहां मैं फर्स्ट पार्ट में लिख देता हूं, देखो
ऐसे लिखा है। सेकंड पार्ट में इंक्रीजिंग लिखा है पाई से 2 पाई में, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रिक्टली भी है साथ में मेरी किताब में, ठीक है। और थर्ड पार्ट में लिखा है नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, 2 पाई। देखो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, नहीं हो गया ये। यहाँ पे 0 से पाई पूछा था यानी कि शुरू के 2 क्वाड्रेंट, यहाँ पे पाई से 2 पाई यानी कि बाद के 2 क्वाड्रेंट, और यहाँ चारों दे दिए, तो चारों का आंसर तो मिला के लिख देंगे इन दोनों को थ्योरी में। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, और फर्स्ट पार्ट के हिसाब से एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो सही है क्या, माइनस का साइनस आना चाहिए ना। अब आप खुद मैच करिए, मैंने कहा था इंटरवल छोटा सा होगा जब, तो हम फिर भी वैल्यू उठा सकते हैं। अब आप देखिए 0 से पाई यानी 2 क्वाड्रेंट, शुरू के 2 क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इन दोनों में ये तो हमेशा पॉजिटिव देगा आंसर, पर बाहर वाला माइनस हर पॉजिटिव आंसर को नेगेटिव कर देगा, जिसकी वजह से एफ डैश एक्स हर बार क्या आएगा, नेगेटिव। तो हो गया ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अपने आप ही, लेस देन 0 आ गया जब तो। और लगे हुए भी देखो कौन से हैं, ओपन इंटरवल, क्योंकि जो यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 और पाई पुट करोगे तो 0 आता, अब वो आप पुट कर ही नहीं सकते, ओपन इंटरवल लगे हुए। तो इसके और इसके बीच की हर वैल्यू पे ये हमको हमेशा नेगेटिव ही आंसर देगा। तो लिखिए, इतना करने के बाद हमें लिख के बताना पड़ेगा कि सिंस इज पॉजिटिव इन, ऐसे लिखना, देखो ये ओपन इंटरवल 0, पाई, साइन एक्स जो होता है पॉजिटिव होता है इस वाले में, देयरफॉर नीचे 3 बिंदु, देयरफॉर एफ डैश एक्स लेस देन 0, मैथ वाला लेस देन, इंग्लिश में लिखना लेस देन, एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन 0, पाई, क्लोज ओपन इंटरवल में 0, पाई। पहला पार्ट हो गया ना प्रूव। अब नीचे एक देयरफॉर वो भी लिख देना, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन या इन 0, पाई, ओपन इंटरवल। क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ना वो। अब सेम सेकंड करते हैं। सेकंड की थ्योरी तुम बताओ कि तुम कैसे करोगे एक्सप्रेस इस बात को। पाई से 2 पाई में इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्यों होगा इंक्रीजिंग, क्योंकि पाई से 2 पाई में साइन अपने आप ही नेगेटिव होता है और बाहर भी नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू हर बार पॉजिटिव ही हो जाएगी। लिखो इसको अपने आप, जैसे ऊपर वाले में लिखा हमने अभी। मेरे हिसाब से ये देख, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई हुई बात ये वाली, मेरी किताब में स्ट्रिक्टली लिखा है, स्ट्रिक्टली में ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 वाला यूज नहीं होता है ना, और इसमें नहीं आ रहा। देखो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। तो मुझे एनसीईआरटी वाले को खुद ही नहीं समझ में आता ये बात, इस एक टॉपिक में क्या पता रहती है, क्यों नहीं ठीक करते। आधी किताबों में कुछ है, आधी किताबों में कुछ है। तो मुझे लगता कि अगर ग्राफ ऐसे के बाद ऐसे रुका और फिर गया तो इस जगह पे 0 के इक्वल भी आएगा, फिर क्यों इसे आप लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। इंक्रीजिंग बोलो ना इसे केवल, मेरी किताब में तो इस ग्राफ को इंक्रीजिंग बोला गया है। तेरे में भी ग्राफ है कि नहीं है, चेक कर, है ही नहीं वो वाले ना, देख मेरे में दिखाता हूं मैं, देख है ना सारे मेरे में, 3 है बस 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 बस। अब या तो ये कह लो, या तो ये कह लो नई किताबों में ये स्ट्रिक्टली वाला कॉन्सेप्ट हटा रहे हैं, तेरे में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है बस ना। स्ट्रिक्ट आगे चेक कर किसी क्वेश्चन में कहीं स्ट्रिक्टली लिखा हुआ दिख रहा है या कहीं, अगर नहीं लिखा तो मैं सब क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ही कराऊंगा बस, फिर स्ट्रिक्टली का रोल ही नहीं करेंगे, नई किताबों में नहीं है तो किसी भी क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली नहीं होगा। देख फिर एक में है, देखो गलत बात है ना ये, 2 में है, तो फिर फॉलो करते रहो इसे जो बता रहे हैं हम, ठीक है जी। सेकंड पार्ट कर लिया हमने, सेकंड पार्ट कर लिया। अब थर्ड पार्ट भी हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे नितिकांक्षा मैडम, थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0, 2 पाई पूरे में। अगला एग्जांपल नंबर 10, इस बार हमसे एफ एक्स दिया है, ये वाले से बढ़िया तो ये वाला करते हैं, 10 नहीं 11 करेंगे हम, और अच्छा है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ठीक है जी। ये एक फंक्शन दिया हमको, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, मतलब हमसे कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स, लिख लो फाइंड द इंटरवल्स, इस बार इंटरवल फाइंड करने को कह रहा है।
in which first part fx is strictly increasing, और सेकंड पार्ट में क्या होगा फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो मैं कह रहा था ना इस टॉपिक में 2 या 3 तरह के क्वेश्चन है बस। तो एक क्वेश्चन तो वो थे जिसमें हमें इंटरवल दे रखे होते हैं और कहता है कि इस वाले में प्रूव करो ये होगा, इस वाले में ये होगा, जैसा अभी किया हमने। दूसरे टाइप के वो होते हैं जिसमें वो कहता है इंटरवल ढूंढो, अब बताओ इस पूरे अंतराल में कितने हिस्से में वो इंक्रीजिंग होगा, कितने हिस्से में वो डिक्रीजिंग होगा। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन चालू हो गए। तो उसके लिए पहला काम तो हमें वही होता है एफ डैश एक्स करना। डेरिवेटिव करिए 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, सही है। और फिर हम इसे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं, जैसे कि हम हर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव वाले में करते थे। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना जो निकल के आते हैं। तो 12 कॉमन लूं, एक मिनट रुको, हमें वो सारी वैल्यूज डेरिवेटिव में रखनी पड़ेगी ना। तो इसे इक्वल टू 0 ना करके पहले आप यहां पर 12 कॉमन ले लो, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन दिखा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये आएगी ना। अब करो इसे इक्वल टू 0, क्योंकि इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें प्लस माइनस पता लगाने के लिए। डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करा तो यहां से केवल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो 3 माइनस 2 आएंगे इसके वेक्टर, 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 का मतलब एक्स की वैल्यू 1 तो आ जाएगी, फिर सोचो मैडम 3 माइनस 2 के एक बाहर एक माइनस भी होगा ना, तो एक्स माइनस 3 बन जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और जो माइनस का 2 था वो अंदर प्लस का 2 बन जाएगा फिर। तो शायद माइनस 2 आना चाहिए। ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, ठीक है। हमने क्या करा, नंबर लाइन ड्रॉ करी, इधर माइनस का इनफाइनाइट, इधर प्लस का इनफाइनाइट, और 2 पॉइंट है, पहले आएगा -2 और फिर आएगा +3। अब हमारे पास 1 2 और एक 3 इंटरवल है। अब आप एक तरीका वही है अपना पुराना वाला, प्लस माइनस प्लस लगाते हो राइट साइड से, प्लस प्रणव नहीं था शायद उस टाइम पे ना, सौभाग्य था नहीं था, जो तुम तो थे ना उस टाइम भी, जिस टाइम हमने उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन किए थे, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमम में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू प्लस माइनस प्लस लगाना सीखा था यहाँ पर। तो जब भी हम यहाँ पर लीनियर ये मिलता है, पेयर मिलते हैं दो हमको वैल्यू मिलती हैं, तो हम राइट वाले इंटरवल से प्लस, ऑल्टरनेट में फिर माइनस, फिर ऑल्टरनेट में प्लस लगाते चलते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। ये प्लस क्या शो करेगा कि जो डेरिवेटिव है हमारा वो 3 से इनफाइनाइट के बीच में सारी वैल्यूज में पॉजिटिव आंसर देगा। कंफर्मेशन के लिए इन दोनों की एक वैल्यू उठाओ बीच की और डेरिवेटिव में पुट करो। यहाँ पर देखो पूरा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, आ रहा है। तो क्या मैं यहां पर एक प्लस लगा दूं? अच्छा अब यहां बताओ, -2 और 3 के बीच में 0 है, सबसे बड़ा एग्जांपल, 0 पुट करो, देखो तो प्लस के बाद अल्टरनेट माइनस आ गया ना, सही है। अब फिर इधर वाला प्लस होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। -2 और इनफाइनाइट के बीच में -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 3, और ये प्लस का, ये सारे 9 हो गया ये, और ये प्लस का 3 12 माइनस 6 और बाहर प्लस, ये चल गया ना पता। राइट वाली साइड से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अब फिर माइनस, फिर प्लस, चलता रहता है अल्टरनेट। तो अगर अब बात करी जाए आपसे, फाइंड द इंटरवल्स बोला था उसने, फाइंड द इंटरवल्स कहा था ना उसने। इंटरवल्स हमें 2 जगह प्लस का दिख रहा है, एक जगह माइनस, तो ये दोनों होने चाहिए इंक्रीजिंग वाले और एक होना चाहिए डिक्रीजिंग। अब ये दोनों इंक्रीजिंग का मतलब ये यूनियन, ये ऐसे लिखते हैं ना। तो पहला पार्ट करें इसका। पहले पार्ट में पूछा उसने क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम यहां लिख देते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, क्या लिखें, ये वाला इंटरवल, इस वाले इंटरवल को क्या लिखना चाहिए, माइनस के इनफाइनाइट से -2 यूनियन, और अगला वाला आएगा 3 से इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट पे तो हमेशा ओपन इंटरवल लगते ही हैं। अब -2 का सोचो, अगर -2 पे आप लोगों ने ओपन इंटरवल लगाया, -2 पे ओपन लगाया, तो x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है, -2 यूज नहीं कर पाओगे आप फिर, और अगर यूज नहीं कर पाओगे तो डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता।
डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने बोला होता है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग में तो इक्वल टू जीरो भी लेते हैं। हमें तो क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली बोला, देखो ये रहा मेरी किताब में। तो स्ट्रिक्टली के हिसाब से हमें केवल और केवल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा चाहिए डिक्रीजिंग में। तो उसके लिए इंटरवल यहां पर कौन सा आना चाहिए? अगर आपने यहां पे क्लोज लगा दिया होता तो x की वैल्यू -2 इक्वल टू होती, फिर वो आप यहां पे डेरिवेटिव में पुट कर पाते। अब पुट करते तो डेरिवेटिव वैल्यू कितनी आती? जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव को जीरो करके तो दोनों वैल्यू आई थी। इन दोनों को वापस डेरिवेटिव पुट करके जीरो तो आना ही आना है, जबकि आपने ओपन लगा दिया इन दोनों का। अब क्या मतलब हुआ? आप इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू पुट करो, इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी ओनली ग्रेटर देन जीरो। आई बात समझ में? तो ऐसे ही सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ये वाला इंटरवल -2 -3, और दोनों पे, हाँ सॉरी 3 पे माइनस नहीं आएगा। बात समझ में आई? जब इंटरवल ढूंढने तो क्या करना है? पहले डेरिवेटिव जो कि हर बार कर रहे हैं इक्वल टू जीरो करना है, एक्स की वैल्यू तभी मिलेगी। जब एक्स की वैल्यू मिलेगी तभी नंबर लाइन बनेगी, तभी हमें इंटरवल मिलेंगे। अब प्लस माइनस प्लस कैसे लगाना है बता दिया मैंने तुम्हें। अगर तुम्हें ये प्लस माइनस प्लस लगाना ना याद रहा तो इस इंटरवल के बीच की एक वैल्यू उठा के डेरिवेटिव में चेक कर लेना। डेरिवेटिव में, क्वेश्चन में नहीं, डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए होता है, तो डेरिवेटिव में पुट कर लेना, पता लग जाएगा प्लस आ रहा माइनस आ रहा। अगर एक वैल्यू प्लस दे रही है तो इस इंटरवल की सारी वैल्यू प्लस ही देंगी। अकॉर्डिंगली इन सबको भी चेक कर लेना, अब फिर लिख के दिखा देना। ठीक है, आसान है ना? अगला करते हैं, चलिए। अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन एक। लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x लिखा, और कॉमा करके लिखिए। चलिए मैं लिखता हूं, ये 12वां एग्जांपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल में 0, π/2, यानी एक्स केवल पहले इंटरवल की बात कर रहा है। अब मेरी किताब में क्लोज इंटरवल दे दिया ना इसने, तो पहले पार्ट में पूछ रहा है इंक्रीजिंग के लिए बताओ इंटरवल, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है केवल डिक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली लगाया उसने इस बार, क्योंकि पता है जब 0, π/2 इंक्लूड करूंगा तो डेरिवेटिव जीरो बन रहा होगा जरूर, नहीं बन रहा होगा तो हम कर सकते हैं इस बार इस्तेमाल उसको। इंटरवल ढूंढने हैं फिर से, तो क्वेश्चन करेंगे तो वैसे ही पहला करा था, डेरिवेटिव करिए इक्वल टू जीरो करिए, उसको फंक्शन का डेरिवेटिव करो इक्वल टू जीरो करके बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या आनी चाहिए। ऐसे आया साइन 3x का 3 cos 3x आया, फिर उसे इक्वल टू जीरो करा। अब cos की वैल्यू जीरो दो कहां होती है? इस इंटरवल में सोचना केवल x की वैल्यू पर। cos 0 90 पे होता है, जीरो तो नहीं होता। अब सोच को देखना, एक बार सोच के ना देखो, ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप इसको cos 3x इज इक्वल टू cos 90 यानी π/2 लिख दो, तो यहां से cos का हटेंगे, x की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है। इन दोनों के बीच में था ही x की वैल्यू, यहां पे 3x था ना एंगल, जब x निकल के आया तो इन दोनों के बीच का ही तो आया, यानी ठीक है। और कोई वैल्यू हो सकती है? cos दोबारा से 90 के जस्ट नीचे 270 पे जीरो होता है फिर, और 270 लेके चलेंगे 3x इक्वल टू 270, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 270 हो तो x इक्वल टू क्या आएगा? 90। वो तो है ही, उसे लेने की जरूरत थोड़ी है फिर, हमें तो वो वैल्यू चाहिए होती है उनके बीच में आए इंटरवल के। ओके, तो नंबर लाइन बनाई हमने, और नंबर लाइन इत्तेफाक से दो ही वैल्यू आएंगी इस बार, इनफाइनाइट नहीं आने का, इंटरवल डिफाइन कर रखा उसने, और इसके बीच में जो हमें मिली वो π/6 मिल गई। तो अब आपके हिसाब से फिर से राइट वाला प्लस और माइनस होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन थी वो, तो अपने आप पता लगा लो, ये 30 होता है, 30 से 90 के बीच में कोई एक वैल्यू लो, ऐसी वैल्यू लेना जिसको आप डेरिवेटिव में यहां पुट कर सको और उसकी वैल्यू आप निकाल सको। 3 से इंटू भी करनी, तो 30 और 90 के बीच में 40 भी ले लिया, अगर 45 तो आपको लग रहा है ना कि वैल्यू पता है 45 की, अगर 40 भी लिया तो 40 की 3 से इंटू करके 120 आएगा। cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के चक्कर में cos नेगेटिव ही आएगा। तो क्या आपको लगता है इस इंटरवल की सारी वैल्यू फिर नेगेटिव ही देंगी?
अब देख लो पॉलिनोमियल वाला रूल फॉलो नहीं हुआ कि राइट वाला इंटरवल प्लस ही आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होता अगर तो प्लस माइनस प्लस करके फिर लगा देते हम। तो अच्छा जी, अब 0 और 30 के बीच में 10 ले लें, 10, और 10 की इंटू 3 में करेंगे 30, और कॉस 30 इज पॉजिटिव। चल गया पता? इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, इस वाले इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। करें शुरू क्वेश्चन? चलिए लिखते हैं। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग है 0,π/6 इंटरवल। इंटरवल सोचिए कैसे लगाने चाहिए। अगर आपने यहां पर, पहली बात तो ये क्वेश्चन में यहां पे क्लोज है ना, तो आप क्वेश्चन में क्लोज मतलब क्लोज लगा लो। क्यों क्यों क्लोज लगाने का मतलब एक्स की वैल्यू 0 इंक्लूड करोगे अब आप, है ना? पुट करो डेरिवेटिव में 0, कॉस 0, तो डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है ना, तो इंक्रीजिंग में एक्सेप्टेबल है पॉजिटिव वैल्यू, तो यूज कर सकते हैं ना 0 को। अब 5/6 पुट करो यहां पर, 5/6 30, 90, कॉस 90 इज 0, डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है ना, तो इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में तो 0 0 से बड़े दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं, तो इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, सेकंड पार्ट की बात करें, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन, तो अगला क्या आना चाहिए? 5/6 से क्लोज इंटरवल ही होने चाहिए। आ रहा समझ में क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का और बहुत झकास वाला है। यहां पे तो इंटरवल एक ही था, बस एक ही क्वाड्रेंट था। अगले क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री का और इंटरवल इस बार चारों क्वाड्रेंट आएंगे। चारों क्वाड्रेंट आने का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 0 से 2π लिखेंगे फिर हम, तो तब भी क्या दो इंटरवल आएंगे ना? जब 0 से 2π में चार क्वाड्रेंट होंगे तो इंटरवल ज्यादा, एक्स की वैल्यू एक नहीं आने की फिर देखना, क्योंकि अभी हमें एक लेनी पड़ी, मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेंट एक था बस। जब चार क्वाड्रेंट होंगे तो वैल्यू भी ज्यादा लेनी पड़ेगी भाई, जितनी आएंगे उन चारों में सब लेनी पड़ेगी। ठीक है, लिखे लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखिए, कॉमा लगा के एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0,2π, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बोला था ना ये। ठीक है जी, अब फिर से वही पहला पार्ट में पूछा, इंटरवल ढूंढने को कहा है फिर से हमें। पहले में बोला इस बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिखो, पहले में बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरे में बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उल्टा चल रहा है ना मैडम? किताब में पता नहीं कैसे है, देख लिया मेरी किताब में दोनों चल रहे हैं, इंक्रीजिंग भी और स्ट्रिक्टली भी, पुरानी किताब का फायदा है। ठीक है भाई, पहला काम तो बताइए हमें क्या करते हैं हम, डेरिवेटिव। क्या आएगा जी? cos x, फिर आप उसे इक्वल टू 0 करेंगे, तो जरा बताएंगे जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? cos x इक्वल टू साइन एक्स, फिर अजी मैडम फिर आगे tan x इज इक्वल टू 1 बनेगा, फिर वो क्योंकि cos को नीचे लाएंगे साइन के, इक्वल टू में बचेगा 1, यानी कि tan x बराबर 1। अब बताओ tan की वैल्यू 1 इन चारों में, इन चारों में कहां कहां होती है? चार है इस बार, दो जगह पॉजिटिव होता है tan, फर्स्ट में और थर्ड में। और थर्ड में कैसे पहुंचते हैं हम? देखो थर्ड में 135 कहां से आ गया? मैं पूछ रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं? 180 प्लस थीटा करके थर्ड में जाते हैं, 180 प्लस थीटा करके। तो 180 में क्या जोड़ें कि tan की वैल्यू 1 आए? 45 ही जोड़ना पड़ेगा भाई, tan की वैल्यू 45 पे बनाती है हमेशा, तो 180 में 45 जोड़ना पड़ेगा। तो x की वैल्यू एक तो आई क्या, यानी π/4। अरे अंग्रेजों, अब तो उसमें पढ़ लो रेडियन में, जब क्वेश्चन भी रेडियन में चल रहा, कब तक 45 करोगे इसे? 5/4। देखो ऐसा रहा है बहादुर लड़की, जल्दी से बता, थर्ड क्वाड्रेंट वाला बता। पाई में π/4 जोड़ना था, ऐसा आ जाएगा, जल्दी देखो, 5π/4, पाई में π/4 जोड़ो तो 5π/4 ही आएगा, जिसे इंग्लिश उसमें कहेंगे डिग्री में 225 डिग्री, 180 प्लस 45। क्वेश्चन में मतलब डोमेन मिलेगा, वो मिलेगा ना आपको रेडियन, तो आदत डालो रेडियन में करने की। ठीक है जी, तो दो वैल्यू आ गई। आपको तो लगता है ना कि tan की वैल्यू 1 और भी कहीं होगी इन दोनों के अलावा, इन चारों में नहीं होगी। हर चीज यानी हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चारों क्वाड्रेंट्स में दो जगह पॉजिटिव देता है, दो जगह नेगेटिव देता है। तो दो जगह पॉजिटिव हम दोनों जगह लिख दी, आगे बढ़ जाए फिर हम क्या करते हैं आगे? अब
नंबर लाइन 0 2 पाई, एक लिखा पाई बाई 4, एक लिखा 5 पाई बाई 4। अब वही करूं, प्लस माइनस प्लस, नो कह रही है तो प्लस माइनस प्लस को मना कर रही है, तो तुम लोग क्या कहते हो? चेक करना पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल थोड़ी है जो प्लस माइनस प्लस लगा दिया ऐसे ही। हर किसी को एक ही तरह जो मत तो लो क्वेश्चन को। चलिए 0 से पाई बाई 4, ग्राफ ध्यान है, ग्राफ साइन के और कॉस के। साइन के ग्राफ ऐसे बढ़ रहा होता है 45 तक, और उसी 45 तक कॉस ग्राफ घट रहा होता है, नहीं बता? वो घट रहा होता है कॉस ग्राफ, यानी कि 0 से 45 के बीच में कॉस की वैल्यू बड़ी होती होगी ना साइन के कंपैरिजन में। नहीं सोच पा रहे? एक काम करो फिर, इनके बीच की एक वैल्यू उठाओ और यहां पुट कर लो। बना देते हैं मैडम, बना देते हैं। ये रहा 0 और ये रहा 45, साइन 45 और यह 91 होता है साइन। साइन 91 का मतलब ऐसे जाएगा ये साइन, और कॉस यहीं पे शुरू होगा 1 पे ही, और 90 पे ही 0 आता है, वो चलता है ना ऐसे करके। अब 0 से 45 तक देखो, यहां तक इस जगह पर 45 पे कटेगा बिल्कुल ये 1/2 दोनों की वैल्यू 1/2 होती है ना 45 पे। तो ये वही वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा खिसक गया लेकिन मान लो वही इसके ऊपर ही है वो। अब आप इस जगह पे चेक करो, यहां से यहां तक में कॉस की वैल्यू आपको लग रहा है साइन से बड़ी है सारी। जब 0 से 45 के बीच में आप बड़ी वाली वैल्यूज में से छोटी वाली, क्या मैडम क्या फायदा हुआ इतना समझाने का? मैं कह रहा हूं 0 से 45 के बीच में ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये का, अच्छा मैंने कंफ्यूज कर दिया। तो यहां से आके बीच में सारी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए? फिर ये कंफर्मेशन कैसे करेंगे? इसके बीच की वैल्यू उठाओ एक, जैसे 30 ले लिया, मान लो 30, कॉस 30 इज √3/2 माइनस साइन 30 इज 1/2, √3 माइनस 1/2 आएगा इसे मेरे पे। √3 में से बन जाएगा तो 0.73/2 पॉजिटिव आ रही वैल्यू वो, जो कि हमने ग्राफ से ही पता लगा लिया। अब पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 आप ग्राफ में नहीं कर सकते आराम से, तो पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 के बीच में 225 है, ये 45 है, इसके बीच में 90 भी आता है, 180 भी आता है। बड़े आसानी से 90 180 पे हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो किस पे करें चेक? 90 पे। तो कॉस 90 इज 0, 12th खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें साइन 90 या कॉस 90 का झोल नहीं समझ में आया आज तक। 0, हाँ भाई 90 पे cos 90 इज 0 और sin 90 इज 1, तो ये बीच में माइनस का 1 नहीं बन गया, तो इस इंटरवल की सारी वैल्यू क्या देंगी हमें? नेगेटिव। अब 225 से 360 के बीच में एक वैल्यू आती है ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में से, कौन सी? 225 और 360 के बीच में भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से वैल्यू आती है, जैसे 90 पे चेक कर लिया ना 270। वैल्यू नॉर्मली हम लोग एक्सिस पे चेक करें ना, आसान होता है चेक करना, जैसे यहाँ 90 पे नहीं किया, क्या 90 आता है इन दोनों के बीच में? बस 120 135 150 सब आते हैं, उन सबको यहाँ करने के फिर सॉल्व करनी पड़ती वैल्यू, बड़ी छोटी का सिस्टम। जबकि 90 180 270 पे आसान होता है चेक करना मेरे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से नहीं, तुम्हें टफ लगता है क्या वहां पे चेक करना? देख लेते हैं, आ जाओ। 270 होगा इनके बीच में, कॉस 270 लो, ये बनाया मैंने। कॉस 270 कहाँ होता है? यहां पर। तो आपको यहां पता है कॉस कितना होता है? कॉस 90 पे 0, तो कॉस पूरी लाइन पे 0 देगा फिर हमेशा। साइन या कॉस में से दोनों जिस एक जगह पे 0 होते हैं तो वो पूरे एक्सिस पे 0 देते हैं फिर। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0। मैं सारी वैल्यू डेरिवेटिव में चेक कर रहा हूं, और बार बार तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे कभी कभी इसमें चेक करने बैठ जाते हैं फंक्शन में। बहुत से हैं, आप अकेली नहीं हो, ठीक है जी। खैर 270 पे ये तो आ गया 0। चलिए अब इसकी नंबर आते हैं। साइन का सोचते हैं, साइन यहाँ पे क्या होता है? तो इसके जस्ट नीचे देगा -1। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जगह प्लस का दे रहा है तो उसके नीचे माइनस का देगा, अगर यहाँ 0 दे रहा है तो यहाँ भी 0 ही देगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू माइनस की बनाई, एक माइनस और था बाहर, तो ये क्या बन गया? हो गया, समाधान मिल गया। लिखिए पहला पार्ट, एफ एक्स इज, क्या था क्वेश्चन में? स्ट्रिक्टली था क्या? हाँ है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, एक तो लिखा 0,π/4 यूनियन 5π/4, 2 पाई। इंटरवल सोचेंगे भाई, अब पहुंच गए यहां तक तो बता दो। यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, माइनस
प्लस माइनस, तो बस इसे लिखते हैं इंक्रीजिंग में, जिस जगह प्लस है यानी वो वैल्यू पॉजिटिव दे रही है, उसे लिख रहे हैं बस हम। दो जगह आ रही है प्लस, तो उन दोनों को इसलिए यूनियन लगा रहे हैं कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। हाँ जी, पहुंचे इंटरवल पे लगाने के सोचे। चलिए अब जो बताइए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी केवल जीरो से बड़ा। अगर आपने एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी डेरिवेटिव में, तो cos जीरो इज वन, साइन जीरो इज जीरो, तो वन आ रहा है डेरिवेटिव जो कि जीरो से बड़ा है, तो इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए इंक्लूड, क्योंकि इसे पुट करने पर जीरो नहीं आ रहा, जो हम हटा दें इसको। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जीरो से बड़ा ही चाहिए होता है डेरिवेटिव, हमको जीरो से बड़ा ही तो आ रहा है इसे यूज करके, तो कोई खतरा नहीं है इससे। पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो करके ही पाई बाई फोर आया था, तो अगर पाई बाई फोर फिर से पुट कर दिया तो दोनों की वैल्यू सेम होती है पाई बाई फोर पे, तो फिर इसे इंक्लूड करना चाहिए क्या? नहीं। ऐसे ही फाइव पाई बाई फोर भी आया था ना जीरो करके, तो पुट करने में फिर जीरो ही आएगा, तो जबकि यहां पर क्लोज आएगा। आ गया समझ में? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हो क्या रहा है वो समझ में आ गया। चलिए एग्जांपल हमने सारे खत्म कर दिए। अब अगर किताब होती ना, तो फटाक फटाक से पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो कर लेते हम। तो एक्सरसाइज है हमारी 6.2, या ये एक्सरसाइज है हमारी 6.2। और शुरू के क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फंक्शन दे रखे हैं और उसमें वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करने को कह रहा है, यानी प्रूव दैट वाले हैं। कुछ इंटरवल फाइंड करने वाले भी हैं, लेकिन वो सब सिंपल हैं। जो बढ़िया क्वेश्चन है ना वो 7th है, जिसमें हमको एफ एक्स की वैल्यू दी है, यानी वाई है मेरी भी, तो ये कह रही थी ई की पावर 2x है और लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। आप डेरिवेटिव करोगे 2e की पावर 2x आ जाएगा। अब आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, जब पावर में x होगा, पावर में x होगा, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, वैल्यू नेगेटिव आ ही नहीं सकती। पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है एक बार को, लेकिन पावर नेगेटिव पॉजिटिव होने से उस पूरे नंबर की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। पावर नेगेटिव होने का मतलब आप उसे 1 अपॉन कर लो, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। तो e की पावर 2x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ग्राफ ध्यान है तुम्हें एक्सपोनेंशियल का, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ e की पावर 2 से ग्राफ बढ़ता है, तो देखो बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। तो डिक्रीजिंग कहां हो सकता है? डिक्रीजिंग तब होता है जब ये घट रहा घट रहा घट रहा घट रहा होता। तो ठीक है जी मैडम। चलिए लिखिए 7th, किताब में y लिखा है, मैंने एफ एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये फंक्शन है। और एक छोटी सी चीज और लिखी है, बताओगे क्यों लिखा है? x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 क्यों लिखा है यहाँ? उससे बड़ा कह रहा है वो। मुझे बताओ, अगर ये बड़ी नहीं डाली तो क्या नुकसान है? लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता, ये है मुद्दे की बात, डिफाइंड नहीं होता। x की वैल्यू -1 से छोटी अगर डाल दी, तो यहाँ पर x के लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी, अंदर लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी, लॉग के साथ वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, और लॉग फिर उसे डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में बोला गया है कि शो करिए ये जो फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। क्वेश्चन में लिखा है थ्रू आउट इट्स डोमेन, क्या लिखा है? अरे क्यों लिखा है फिर? क्योंकि 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 बहुत से बच्चों को इसका मतलब ही नहीं समझ में आने का। ये तो डोमेन है, डोमेन किसे कहते हैं? एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहते हैं, और डोमेन दे रखा है आपको, यानी कि जब जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, तब तब ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होना है। नहीं नहीं, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तब तक हमें कर दें शुरू। उसके लिए पहले डेरिवेटिव करिए, चलिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं। पहले क्या आएगा? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस, यहां लगाएंगे क्वेश्चन टूल, याद है? बताओ फिर। इस 2x से ये 2x कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहां? 4 प्लस 2x और माइनस 2x कट गया वो, सही है जी। अब यहां नहीं छोड़ना, इसके एलसीएम लो और सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी ये। इसीलिए मैं कह रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है। इससे ये हटा दो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, और 4 की इंटू हुई x प्लस 1 में, क्या आएगा ऊपर? 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। देख के लग रहा है ना सिंप्लीफाई हो जाएगा ऊपर, देख के लग रहा है ना?
कि ये वाली वैल्यू से एलसीएम लेने से आसान होगा, क्वेश्चन बढ़ेगा नहीं। देखो इसके जो होल स्क्वायर में वैल्यू आई वो इसके अंदर भी है, देखो यहाँ पर एक ये रहा माइनस का 4x, एक ये रहा माइनस का 4, जिससे क्या हुआ, दो वैल्यूज तो कट आउट हो गई फिर, 4x से 4x, 4 से 4, केवल बचा क्या ऊपर, अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये है हमारा एफ डैश एक्स। ठीक है भाई, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमें इसने बोला था क्वेश्चन में, शो करिए जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन। थ्रू आउट इट्स डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू जब जब -1 से बड़ी रहेगी ये डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी, देखो यहाँ तो स्क्वायर दिख रहा, चाहे -1 छोटी पुट कर लो यहाँ, चाहे बड़ी पुट कर लो, आना तो ये पॉजिटिव ही है। यहाँ स्क्वायर दिख रहा, इन दोनों जगह पर तो वैल्यू चाहे छोटी बड़ी कुछ भी कर लो, हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक वैल्यू बची हुई बची है। और इसको तो हम यहाँ भी चेक कर चुके थे पहले ही, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी ही होनी चाहिए इसके अंदर, देखो तो हो गया नहीं हो गया। एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी के लिए हर वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, फिर कैसे लिखें इसको भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 0 से बड़ा ही आएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1। स्क्वायर है वो तो हमेशा वैसे ही बड़े ही आने। ऑल्सो जो ये है 1 प्लस एक्स वाली वैल्यू, ये 1 प्लस एक्स भी तो 0 से बड़ी आएगी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1। तो देयरफॉर बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन -1। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये क्वेश्चन अच्छा इसीलिए है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वाला काम थोड़ा ज्यादा है। आई बात समझ में? जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले और वो बोले कि प्रूव करो इस वाली वैल्यू पर या फिर इससे ज्यादा पर, इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा, तो आप इस लेवल तक लेके आना कि उसके बाद और ना हो सॉल्व। यहाँ पे देख के लग रहा था कि और सॉल्व करेंगे तो छोटा नहीं है, बढ़ेगा क्वेश्चन, लेकिन इत्तेफाक से वो छोटा ही हुआ है। देखो यहाँ पे थोड़ी चेक कर पा रहे थे हम सारी चीजों को, जबकि यहाँ पर आके इन दो की तो टेंशन ही खत्म हो गई अपने आप ही। रही बात तीसरी जो कि स्क्वायर में नहीं थी वैल्यू, वो वहीं चेक कर ली थी शुरू में, 1 प्लस एक्स तो पहले चेक कर चुके थे हम। तो हमें हमारा क्वेश्चन ऐसी स्टेज पे पहुंचा ही नहीं कि हमें इसकी कोई एक बड़ी वैल्यू उठा के यहां पुट कर करके देखना पड़े पॉजिटिव आ रहा या नहीं आ रहा। ये फायदा हुआ सिंप्लीफाई करने का। बोलिए सही है? अगला देखें, मिटा दूं इसको। इसके बाद ना मतलब इस पूरे एक्सरसाइज में हमारी किताब में मैडम 19 हैं, आपकी में 19 ही हैं, ठीक है। तो इस 19 में से कुछ 4 या 5 क्वेश्चन है बढ़िया बस, जिनमें से एक अभी किया हमने, एक ही तो किया अभी एक्सरसाइज का, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन है बढ़िया, एक और है जिसमें कह रहा है एक्स की वैल्यूज बताइए जिसके लिए एक फंक्शन है वो इंक्रीजिंग हो, यानी इंटरवल पूछ रहा है एक तरह से। वो 15वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 15वें में हमको एफ एक्स दिया है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हमको क्वेश्चन में, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि ना प्रूव करिए जो फंक्शन, कहाँ गया, नहीं, हमसे बोला आई एक इंटरवल है, आई कैपिटल आई एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, क्लोज इंटरवल। अब तुम सोच के बताओ, आई एक ऐसा इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है इससे, तो कैसा इंटरवल होना चाहिए आई, कौन सी वैल्यू होनी चाहिए आई के अंदर? फिर आई एक ऐसा इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है इससे, ये क्लोज इंटरवल है ना, यस, एक तरह से वही कह रहा है वो, आर माइनस ये डिसजॉइंट का मतलब आई में और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कौन सा इंटरवल होगा आई? फिर अगर आप नंबर लाइन बनाओ तो नंबर लाइन में यहां -1 यहां +1 होता है, तो ये नंबर ये इंटरवल ये वाला है। आई एक ऐसा इंटरवल है जो जिसमें जो इसमें ये नहीं है, यानी आई ये वाला होगा और ये वाला होगा, ये दोनों होने चाहिए आई में, तभी तो आई में ये दोनों होंगे अगर, और ये वाला इंटरवल ये रहा, तो फिर इसमें और आई में कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तभी डिसजॉइंट बोलेंगे आई को और इस इंटरवल को, ठीक है ना। तो हमसे ये बोला गया, आई इंटरवल के बारे में चल गया पता हमें, हमसे कह रहा है प्रूव करिए जो फंक्शन है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आई पे, यानी इन्हीं दोनों पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पे लिख दें हम आई डिसजॉइंट फ्रॉम ये, देयरफॉर आई मस्ट बी माइनस के इनफाइनाइट से -1
यहाँ क्लोज्ड है ना, तो यहाँ ओपन लगाना पड़ेगा, और यहाँ फिर क्लोज्ड है तो ओपन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 की वैल्यू -1 और 1 इसमें इंक्लूड हो रखे हैं ना, तो आई में इंक्लूड नहीं होंगे वो। अगर आई में भी इंक्लूड हो गए, अगर आई में भी इंक्लूड हो गए, फिर डिसजॉइंट कहां बोलेंगे? डिसजॉइंट तो से कहते हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं होता। सही बात है, आई मिल गया ना। हमें प्रूव करने को कह रहा है कि ये फंक्शन इस वाले में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव कर दें इसका, पहले क्या आएगा बताओ? 1 - 1/x² आएगा क्या? इसका 1, इसका 1/x का माइनस के 1/x²। अब अगर एलसीएम लें तो फिर अगर आप इसे इक्वल टू 0 करो तो ये एक्स की वैल्यू यही तो आई। अब ये एक्स की वैल्यू आने का मतलब नंबर यही बनेगी, नंबर लाइन देखो, एक्स की वैल्यू ये आने का प्लस माइनस का 1 का मतलब वही बनेगी दोनों, और नंबर लाइन से आई मिल ही चुका है हमें। तो देख लिया ना, इससे भी वही आ रहा है इंटरवल जो हमने उसके हिसाब से निकाला। दोनों तरफ से जो आई इंटरवल है हमारा यही आएगा। लेकिन हमें प्रूव करने को कहा है उसने, प्रूव करिए कि इसमें डेरिवेटिव हमारा ये है, ये रही पहली इक्वेशन। तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, इस इन दोनों इंटरवल में देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। रख दो कोई एक वैल्यू इसके बड़ी, 2 रख दे, 2 1 - 1/2 यानी 1/4। 1 में से जब 1/4 माइनस करोगे तो 3/4 ही तो आएगा प्लस, और ये माइनस इनफाइनाइट से -1 के बीच में -2 रखो, यहाँ -2। बात तो एक ही है, फिर से पॉजिटिव ही तो आ रहा है। तो कह सकते हैं ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आई। बस आई लिख दो, आई को डिफाइन तो पहले ही कर दिया हमने, दोनों जगह पे पॉजिटिव दिख रहा है, तो हाँ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। समझ में आया इस टॉपिक में करना क्या है? आज जाके जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना इस टॉपिक के, अब 2-3 तो अटकेंगे ऑब्वियसली, 19 क्वेश्चन है, 2 या 3 या 4 तो क्वेश्चन अटकेंगे अटकेंगे। उन क्वेश्चंस को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगली क्लास में भी आधा घंटा ही आसपास लगेगा बस, फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे उसमें फिर, ठीक है ना? वेक्टर एरिया क्या, वेक्टर एंड 3D करनी है ना हमने, पहले वेक्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? वेक्टर में फिजिक्स की तरह नहीं है, बहुत सारा इसमें, ठीक है? मेनली है बेसिक्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, बस, ठीक है? बंद करें क्लास?